कि हिंदी की क्लास का पहला सवाल लिखा गया है बोर्ड पर। प्रश्न है कि नानी कहानी सुनाएंगी। इसमें आपने बताना है कि नानी कहानी सुनाएंगी में किस प्रकार का वाच्य होगा। वाच्य आपको विचार करना है। अगर आपने वाच्य वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने वाच्य वाला टॉपिक पढ़ रखा है तब भी आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मैं अभी आपको लगभग 20-25 वाक्य ऐसे देने वाला हूं जिसमें आपसे वाच्य पूछे जाएंगे और देखा जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो आप कितना दम रखते हैं। शुरुआत करते हैं आंसर की। नानी कहानी सुनाएंगी कहा गया है। देखिएगा जरा, ये कहा गया है नानी कहानी सुनाएंगी। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कृतवाच्य। कैसे पहचाना मैंने, अब मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं कि कैसे पहचाना। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि वाच्य होता कहां है। वाच्य होता है कि जहां वाक्य में क्रिया का संबंध जिसके भी साथ होगा। एक बार और सुनिए, वाक्य में क्रिया का संबंध जिसके भी साथ होता है वहां वाच्य होता है। जैसे यहां कहा गया है, देखिए जरा, ये कहा गया है अगर नानी शब्द है, नानी कहानी सुनाएंगी, ये तो है कर्ता और कहानी क्या है, कर्म। लेकिन क्रिया अगर कर्ता के अनुसार आएगी तो होगा कृतवाच्य और कर्म के अनुसार होगी तो होगा कर्मवाच्य। कैसे पहचानेंगे कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या फिर कर्म के अनुसार है, तो पहचानना सीखिए जरा कि नानी के स्थान पर नाना रख दो। स्त्रीलिंग है ना, हमारी कहानी कैसा है, सुनाएंगी, जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है और हमारे वाक्य में कर्ता भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब शुरुआत में हम कर्ता को चेंज करके देखते हैं। नानी के स्थान पर नाना किया तो नाना कहानी सुनाएंगे। हमने एक बात नोट की कि जब हमने कर्ता को चेंज किया तो क्रिया चेंज हो गई। नानी कहानी सुनाएंगी, नाना कहानी सुनाएंगे। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया चेंज है। इसका तो मतलब यह हुआ कि वाक्य में इस क्रिया का संबंध नानी से है और नानी कर्ता है, इसीलिए कृतवाच्य होगा। फिर इस कहानी को चेंज करके देख ले। अब कर्म को चेंज करके देख ले, कहीं कर्म से भी तो नहीं है। नानी किस्सा सुनाएंगी, नानी गाना सुनाएंगी, नानी लोरी सुनाएंगी, कोई भी क्रिया पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कर्म के चेंज करने पर। और जब कर्म के चेंज करने पर नहीं पड़ा है तो क्या कहेंगे कि कृतवाच्य है। कर्म से पड़ता, ये 3 ही प्रकार के होते हैं वाच्य और 3 ही ऑप्शन मैंने आपको दिए थे। देखिएगा जरा, समझिएगा जरा। अब और वाक्य जैसे कृतवाच्य का तो ये उदाहरण हो गया, कर्मवाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा। अगर ये होता कि नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो अब जरा चेंज करके देख लो। नाना के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, जनता के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, लोगों के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कुछ भी कर लो। अब कर्ता के चेंज करने पर क्रिया चेंज करनी नहीं पड़ेगी। सुनाई जाती है तो सुनाई जाती है ही रहेगा, वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब हम यहां कर दे, कर्म को चेंज करके देख ले। नानी के द्वारा किस्सा सुनाया जाता है, क्रिया चेंज हो गई, कर्म के अनुसार होगी तो कर्मवाच्य हो गया। अगर भाववाच्य फिर क्या होता है। भाववाच्य में होता है कि जब क्रिया का संबंध ना कर्ता से हो ना कर्म से हो, भाव से हो। जैसे अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। इस वाक्य में ना तो क्रिया का संबंध कर्ता से है ना कर्म से है, तो भाववाच्य। अब बारी आपकी है, मैं लिखता हूं 15-20 वाक्य, आपको पहचानना है कि किस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो अब बारी की आपने कितना सीखा है। मैंने लिखे हैं कुछ वाक्य, आपको इनमें पहचान के बताना है कि कहां पर किस प्रकार का वाच्य होगा। देखिएगा, सबसे पहले आप इत्मीनान के साथ, बड़े शांति धैर्य के साथ क्लास में बने रहिए। कहा गया है कि कछुए से दौड़ा नहीं जाता। आप देखिएगा कि जो दौड़ा नहीं जाता है वो दौड़ना भाव है, और जब भाव है तो कैसा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा ना, ये हो जाएगा भाववाच्य। राधा द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है। राम द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, कर्ता चेंज कर दिया मैंने पुल्लिंग, राधा के स्थान पर राम कर दिया, राम द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, क्रिया चेंज हुई नहीं हुई,
जनता द्वारा, लोगों द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, क्रिया चेंज हुई नहीं। अब जब कर्ता को चेंज करके क्रिया नहीं हुई तो फिर हम कर्म को चेंज करके देख ले। राधा द्वारा ट्रेन चलाई जाती है, राधा द्वारा ट्रक चलाया जाता है, राधा द्वारा स्कूटी चलाई जाती है। हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आ रही है, और कर्म को हमने स्कूटी के स्थान पर ट्रक कर दिया तो ट्रक चलाया जाता है। इसलिए कर्म के चेंज करने पर क्रिया चेंज हुई तो वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, आगे कहा गया है कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इमली खाई जाती है, तो आम हमारा कर्म है और कर्म के स्थान पर हमने आम के स्थान पर इमली रख दिया तो ये भी वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। रवि आम खाता है, मोहन आम खाता है, सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। कर्ता के चेंज पर क्रिया चेंज हो गई है तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। आगे कहा गया अब चला नहीं जाता, ये तो आप बता ही दोगे, भाववाच्य होगा। भगत सिंह को फांसी दी गई, इसमें देखिएगा कि भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को फांसी दी गई, लोगों को फांसी दी गई, जनता को फांसी दी गई, मोहन को फांसी दी गई, सीता को, गणेश को फांसी दी गई। क्रिया नो चेंज, लेकिन भगत सिंह को खाना दिया गया। जैसे हमने फांसी के स्थान पर खाना शब्द की यूज किया तो हमारी क्रिया हो जाएगी चेंज। यहाँ फिर किस प्रकार का है, कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार चेंज हुई है। आगे कहा गया है वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, सीता क्रिकेट खेलती है। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया चेंज तो वाच्य हो जाएगा कृतवाच्य। राम किताब पढ़ता है, रमा किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया चेंज तो वाक्य हो जाएगा कृतवाच्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उम्मीदें हैं बातें आपको समझ आई होंगी, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है, धीमे धीमे से नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर लिखा यह गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। उम्मीदें हैं कि आप इस प्रश्न को जानते हैं, इसका आंसर जानते हैं, लेकिन क्लास में बने रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये तो बस आधार है। अब आपके ज्ञान का विस्तार तो इस प्रश्न के बाद होने वाला है। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, क्योंकि जहाँ ज्ञान वाली बात आएगी, वहाँ ज्ञान वाली बात आएगी, वहाँ जानने वाली बात आएगी। ठीक है, अब देखिएगा जरा, पिपासु का मतलब क्या होता है, पीने की इच्छा रखने वाला, इसको छोड़िए, पीने की इच्छा रखने वाला। अग्रणी का मतलब होता है कि जो आगे हो। अज्ञात का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, अज्ञात उसे कहा जाता है। अब बारी है, कुछ शब्द मैं लिखता हूं और उन शब्दों का आंसर आपको दे करके जाना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से। मुझसे हिंदी पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा कुछ शब्द लिखे हैं, अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो जान लीजिए। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास। एनिमेस अभी दोबारा भी पूछे जाएंगे। एनिमेस मतलब होता है बिना पलक झपके, या एकटक, या एनिमेस, या निर्निमेस, सब इसी का मतलब होता है टकटकी बांध कर देखना, यानी कि बिना पलक झपके देखना। अभिनेता होता है जो अभिनय करता हो, जैसे फिल्मों में अभिनय करता है। अवैध होता है जो कानून के विरुद्ध हो, उसे अवैध कहते हैं। चक्रधारी जो चक्र धारण करता है, भगवान विष्णु को कह देते हैं, नेक्स्ट शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो चक्रधारी जो चक्र धारण कर सकता है। चिरंजीवी कहते हैं जो बहुत लंबे समय तक जीने वाला हो, चिरंजीवी। त्रिकुटी होता है दोनों भों के बीच का स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला, दोनों भों के बीच का स्थान। आगे लिखा गया है पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। इधर की कहानी फिनिश, इधर देखिएगा। पार्वती होता है पर्वत की कन्या, पार्वती पर्वत की कन्या। आगे लिखा गया पराधीन होता है जो दूसरों के अधीन हो। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं। प्रियवादी जो प्रिय बोलता हो। प्रहरी होता है पहरा देने वाला, सुन लीजिए एक बार ध्यान के साथ सुन लीजिए। प्रहरी होता है पहरा देने वाला। शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले को कहते हैं। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। और युत्सु कहा जाता है युद्ध की इच्छा रखने वाले को। आप बताते जाइए, मेरे मुख से आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अभ्यास किसी कार्य को बार बार करना। एनिमेस बिना पलक झपके। अभिनेता अभिनय करने वाला। अवैध जो कानून के विरुद्ध हो। चक्रधारी जो चक्र धारण करता हो।
चिरंजीवी, लंबे समय तक जीने वाला। त्रिकुटी, दोनों भों के बीच का स्थान। और पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। आपका आंसर मेरे आंसर आने से पहले आना चाहिए। पार्वती, पर्वत की कन्या। पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। प्रति माने सामने, अक्ष मीन्स आंखों के सामने हो। प्रियवादी, जो प्रिय बोलता हो। प्रहरी, जो पहरा देता हो। शत्रुघ्न, शत्रु का नाश करने वाले को कहते हैं। और मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की कामना रखने वाले को कहा जाता है। और युत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे आपसे ये पूछा गया है कि रोगी को दवा दी गई। ये एक वाक्य लिखा है मैंने। आपको ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। वाच्य वाला अभी टॉपिक मैंने कवर कराया। आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर बता दिया तब तो मान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो। देखिएगा क्या कहा गया है कि रोगी को दवा दी गई। जनता को दवा दी गई, लोगों को दवा दी गई, राम को दवा दी गई, मोहन को दवा दी गई। क्रिया नो चेंज। लेकिन जैसे ही रोगी को पानी दिया गया, रोगी को चाय दी गई, तो दवा के स्थान पर यानी कर्म को चेंज करने पर क्रिया हो गई है चेंज, तो वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। चलो इसकी कहानी समाप्त। अगले वाक्य में कहा गया वह मेघा को पुस्तक देती है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके सामने लिखे गए हैं 4 ऑप्शन। वह मेघा को पुस्तक देती है, संयुक्त क्रिया है, सकर्मक द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। लगाइएगा जरा आंसर। देखिएगा क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, पहले शुरुआत से करते हैं। संयुक्त क्रिया है क्या? पहले वो सोचिए, विचार कीजिए कि संयुक्त क्रिया होती क्या है। संयुक्त क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ यूज की गई हों। जैसे अगर ये कहा जाता है कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, आना और जाना 2 क्रियाएं हैं और 2 क्रियाओं से मिलकर के एक क्रिया बनी है, तो इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप देखिए क्या संयुक्त क्रिया है? कहीं ऑप्शन ही नहीं है, आंसर बात है ही नहीं। वह अब बात करने लगी है, वह अब बात करने लगी है। करना और लगना 2 क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाओं से मिलकर के एक क्रिया बनी है, तो ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। लेकिन इसमें तो संयुक्त क्रिया है नहीं, तो आगे बताइए क्या फिर कौन सी हो सकती है? क्या फिर पूर्वकालिक क्रिया हो सकती है क्या? नहीं होगी। पूर्वकालिक कहाँ होती? वह पुस्तक पढ़कर सो गया। अगर ऐसा होता कि वह पुस्तक पढ़कर सो गया, पहले उसने पुस्तक पढ़ी और फिर सोया, 2 क्रियाएं आई हैं, लेकिन जब एक क्रिया से पहले एक क्रिया होती है तो पूर्वकालिक होता है। ये पूर्वकालिक का है, ये पूर्वकालिक। लेकिन हमसे कहा गया वह मेघा को पुस्तक देती है। इस वाक्य में कौन सा होगा? आगे बढ़ते हैं जरा। पूर्वकालिक होगा क्या? नहीं होगा। आगे कहा गया कि द्विकर्मक होगा क्या? द्विकर्मक। द्विकर्मक का क्या होगा देखते हैं जरा कि मेघा को किसको देती है? मेघा को। ये कर्म है, ये कर्म, ठीक है। 2 अगर कर्म हो जाएंगे वाक्य के अंदर तो समझ लेंगे कि द्विकर्मक हो जाएगा। और क्या देती है? मोहन को पुस्तक देती है, पुस्तक। ये भी क्या है? कर्म है। बिल्कुल सही बात है। जब वाक्य में 2 कर्म आते हैं तो उस वाक्य को द्विकर्मक वाक्य कहा जाता है। जब वाक्य में 2 कर्म आते हैं तो उसको द्विकर्मक कहते हैं। ये वाक्य द्विकर्मक वाला वाक्य है। आगे बताइए, एक और रह गया, इसको भी यही समझ लीजिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे बुलवाना, पिलवाना, खिलवाना, ये खुद नहीं किया गया। नहलवाना, बुलवाया गया है किसी दूसरे के द्वारा। मोहन गीता से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिखता हाल से इंसान, गीता से पत्र लिखवाता है, तो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अच्छा, अब एक बात और बता दोगे क्या? नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया के मुख्य रूप से तो 4 ही प्रकार हैं, लेकिन एक क्रिया और होती है नाम धातु क्रिया, उसको और यहीं आप समझ लेंगे तो आपका क्रिया वाला टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। देखिएगा जरा, नाम धातु क्रिया होती है कि नाम क्या है? जैसे जो क्रिया संज्ञा से बनी हुई होती है। जैसे मैंने संज्ञा लिखा है हाथ, ठीक, संज्ञा हाथ, हाथ संज्ञा है, हाँ संज्ञा है, हाथ संज्ञा है। और संज्ञा है जैसे लात, ये लात वाला भी क्या है? ये भी संज्ञा है, लात।
लात। और क्या है, और देखिएगा एक शब्द है विशेषण, गर्म लिखा है गर्म, गर्म लिख दे सीधा, गर्म ऐसे लिख दिया, गर्म लिखा है गर्म। और लिखा गया है और क्या बोले, बात लिख दिया बात, ये तो है विशेषण, विशेषण। और ये तीनों क्या है, ये संज्ञाएं हैं। अगर इन संज्ञाओं से और विशेषण से कोई क्रिया बन जाए तो उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे, जैसे हथियाना, जैसे लतियाना, जैसे गरमाना, जैसे बतियाना। हेलो भैया, हिंदी से आसान कुछ है? कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला एक आसान सा प्रश्न आपको दिया गया है, आपसे के सामने लिखा गया है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, और आपसे ये बात पूछी गई है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। आप तो इस वाक्य में केवल सर्वनाम बताना है। इजी है, ऑप्शन मैं दिए देता हूँ। 6 प्रकार के सर्वनाम है, 4 प्रकार के ऑप्शन ले लीजिएगा आप, कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, और निसंबंधवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर आपका आ जाना चाहिए। सर्वनाम टॉपिक यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कराया जाएगा क्योंकि पहले ही उसको कवर करा चुके हैं। तो आसान सी भाषा में बता रहे हैं बस कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसमें उत्तम पुरुषवाचक होता है, आप समझते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने भी पिछली वीडियो में इस सब को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक मुहावरा लिखा गया है, अंधेर नगरी मुहावरा है, और नीचे आपको आंसर देने के लिए दिए गए हैं 4 शब्द। अपनी बुद्धि का उस अलाउद्दीन के चिराग का आपको प्रयोग करना है, उसको घिस करके बताना है, उससे जिंद निकलेगा, वो बताएगा किसका आंसर क्या होगा। अंधेर नगरी का मीन्स क्या होता है, क्या कम तोलना होता है? गलत बातें क्यों बता रहे हो। परवाह करना बिल्कुल भी गलत बात है, परवाह नहीं करना। बहुत अपव्यय करना, ये भी बेकार की बातें हैं। और जहां धांधली की जगह, हाँ ये बात सही है, अंधेर नगरी टका शेर भाजी टका शेर खाजा, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, सुनी हो आपने, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इसका सही आंसर हो जाएगा जहां धांधली की जगह हो, जहां धांधली चलती हो। अब आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं लिखता हूं यहाँ 8, 10 या 12, 13 कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां, आंसर आपको बताना है। आगे कुछ मुहावरे आपको दिए गए हैं, आपको एक मुहावरे का मीनिंग ध्यान के साथ सुनना है, बिल्कुल कान लगाकर। क्यों? इसलिए आपसे फिर दोबारा पूछे जाएंगे, या तो तभी होने हैं। लिखा गया है कि लकीर का फकीर होना, ध्यान से सुनना है, ध्यान के साथ। लकीर का फकीर होना मीन्स होता है कि पुरानी परंपराओं पर चलना, पुरानी रीति रिवाजों पर चलना, लकीर का फकीर होना। फिर वही लकीर का फकीर, फिर वही पुरानी बात, पुरानी रीति रिवाजों पर चलना होता है। लुटिया डुबाना मीन्स होता है काम बिगाड़ना, लुटिया डुबा दी, काम बिगड़ गया, काम बिगाड़ दिया। ध्यान से सुनने, आपसे पूछे जाएंगे। फिर हाथ का मैल मतलब होता है तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल होना, पैसा हाथ का मैल है मतलब कि तुच्छ वस्तु है। भागीरथ प्रयत्न होता है असाधारण प्रयत्न, जितना दम था उतना प्रयत्न, भागीरथ प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न। पो 12 मीन्स होता है लाभ ही लाभ होना, अब पो 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना। चांद पर थूकना मीन्स होता है निष्कलंक पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना मीन्स होता है निष्कलंक पर कलंक लगाना। और उल्टे उस्तरे से मोड़ना मतलब होता है कि चालाकी से काम निकालना या दूसरे को धोखा दे करके काम निकालना। चालाकी से ही लिखिएगा, उल्टे उस्तरे से मोड़ना मतलब चालाकी से काम निकालना। नेक्स्ट है अंतड़ियों में बल पड़ना, और अंतड़ियों में बल पड़ने का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा हंसना, हंसते हंसते अंतड़ियों में बल पड़ गए। अंतड़ियों में बल पड़ना मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हंसना। पगड़ी उतारना मीन्स इज्जत उतारना, पगड़ी उतारना मीन्स इज्जत उतारना। बगुला भगत कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, सातिर मित्र, बगुला भगत कपटी मित्र। आगे बाएं हाथ का खेल सरल कार्य, हमारा बाएं हाथ का खेल है, सरल कार्य है, बहुत सरल कार्य है। बाएं हाथ का खेल मीन्स होता है सरल कार्य है। और भीगी बिल्ली मतलब होता है लाचार होना, भीगी बिल्ली बनना मीन्स होता है लाचार होना। अब बारी आपकी है, आपको आंसर बताने हैं। देखिएगा, लकीर का फकीर होना, मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। लकीर का फकीर होना मीन्स होता है पुराने रीति रिवाजों पर चलना। लुटिया डुबाना मीन्स होता है काम बिगाड़ना। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल मतलब कि होता है तुच्छ वस्तु।
भागीरथ प्रयत्न होता है असाधारण प्रयत्न। पो 12 होना मीन्स होता है लाभ ही लाभ होना। और चांद पर थूकना मीन्स होता है कि निष्कलंक व्यक्ति पर कलंक लगाना। उल्टे उस्तरे से मूडना मीन्स होता है कि चालाकी से काम निकालना। और अंतड़ियों में बल पड़ना मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हंसना। अंतड़ियों में बल पड़ना। देखिएगा रात का बहुत समय हुआ है, लगभग 10-11 बजे होंगे और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप सोचिएगा क्या मेहनत नहीं लगती है दिन में इतना पढ़ाना, अपने लिए पढ़ना, आपके लिए वीडियो शूट करना। और अभी मुझे इससे कोई इनकम तो हो नहीं रही है और मैं लगभग 109वें नंबर की मेरी ये वीडियो है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को मित्री को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। देखिएगा पगड़ी उतारना मीन्स होता है, पगड़ी उतारना मीन्स होता है इज्जत उतारना। मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। बगुला भगत मीन्स होता है कपटी मित्र। और बाएं हाथ का खेल मीन्स होता है सरल कार्य। और भीगी बिल्ली बनना मीन्स होता है लाचार होना। भीगी बिल्ली बनना मीन्स होता है लाचार होना। नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न आगे मैंने लिखे हैं, एक शब्द लिखा गया है सारंग। ये 2 प्रश्न है, पहले आप ऊपर वाला प्रश्न ही देखना कि सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा होगा। अच्छे से विचार कीजिएगा पहले प्रश्न को कि 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन कौन सा सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह है। देखिए जरा विचार कीजिएगा अच्छे से। अच्छा प्रश्न है और अभी कहीं जाना नहीं है और बहुत सारे मैं अनेकार्थी लेकर के आया हूँ आपके लिए। देखिएगा उम्मीदें हैं कि हो गया होगा। सारंग ये तो बहुत कुछ को कहा जाता है, बादल को भी सारंग कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं। आपने सुना है कि सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग कहे सारंग छूट हो जाए। तो सारंग के अर्थ बादल भी है, इसमें मोर भी है, सांप भी है और बादल की गड़गड़ाहट भी है। जब कभी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अब देखिएगा जरा, यहाँ जो सारंग का मीन्स है वो चंद्रमा है, हाथी है और कोयल है, अर्थात बी ऑप्शन होगा सही। इसका आंसर आप पढ़ लेंगे, मैं और पढ़ाऊंगा जरा। वार शब्द, इसको तो आप कर जाएंगे जरा। जो वार शब्द है, वार शब्द का अनेकार्थी समूह आपको छांटना है कि कौन सा होगा। देखिएगा जरा, क्या वार शब्द का मीन्स दिन और विचित्र होता है? गलत बात है। क्या वार शब्द का मीन्स दिन और हमला होता है? हाँ, मंगलवार, सोमवार, वार मतलब दिन और हमला वार मतलब हमला। ये दोनों आंसर हो सकते हैं वार के। देखिएगा और कुछ अनेकार्थक शब्द हैं जो मेरे पास है, मैं लिखता हूँ, आप समझेंगे। आपकी याददाश्त को पावरफुल बनाने के लिए मैंने कुछ अनेकार्थी शब्द लिखे हैं। देखिएगा अनेकार्थी आप समझते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लिखा गया है कि उत्तर, उत्तर का मीन्स होता है जवाब, कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, अर्थात जवाब होता है जवाब। उत्तर एक दिशा भी होती है, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ, और उत्तर का मतलब होता है बाद का। जैसे उत्तर वैदिक काल अर्थात बाद का काल, समझते हैं। उत्तर मतलब जवाब यानी आंसर, उत्तर मतलब एक दिशा यानी नॉर्थ, उत्तर मतलब बाद का यानी आफ्टर टाइम का। और कर मीन्स होता है हाथ, कर हाथ को कहते हैं और टैक्स को भी कहते हैं, ये बातें तो आपको पता है। करे बिन कर्म करे विधि नाना। और किरण, किरण को भी कहते हैं कर, और कर कहा जाता है हाथी की सूंड को भी। कर हाथ को कहते हैं, किरण को कहते हैं, टैक्स को कहते हैं और हाथी की सूंड को कहा जाता है। आगे लिखा गया है निशान, निशान मार्क, चिन्ह, चिन्ह को कहते हैं, ध्वज को कहते हैं निशान, निशान ध्वज को, और झंडे को भी निशान कहा जाता है। ये तो एक ही हो गया, चलो सॉरी डंडे, डंडे को, हाँ। आगे कहा गया मधु, मधु कहा जाता है शहद को भी, और मदिरा को भी कहते हैं। भाई मदिरा उनके लिए तो, आदि व्यक्ति के लिए तो शहद से भी अच्छा है। और बसंत ऋतु को भी कहते हैं ना मधुमास, तो वो मधु भी हो गया। पद मीन्स होता है चरण, पद पद ये वाले चरण, पैर वाले चरण की बात कर रहे हैं। शब्द को भी पद कहते हैं। जब शब्द अकेला लिखा होता है तो शब्द कहते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में यूज हो जाता है तो उसको पद कहते हैं। तो कहते हैं ना शब्द को भी। आगे कहा गया कविता का भी एक पद होता है, छंद अलंकार में पढ़ते हैं हम पद। और एक होता है ओहदा, ओहदा अरे बड़े ऊंचे पद पे बैठा, ओहदा मतलब पद। कौन से पद पर है जी? अरे वो लेखपाल है जी, लेखपाल, वो वाली बात है। आगे कह रहा है आराम, आराम का मीन्स होता है वाटिका,
आराम का मीन्स बगीचा तो सुने हो, आराम मीन्स होता है बगीचा, बगीचा ना लिख के वाटिका लिख दिया तो कौन सी आफत आ गई। सुविधा, अरे बड़े ऐसो आराम है, बड़ी सुविधा है वहाँ तो, बहुत सुविधा उस अस्पताल में, बहुत सुविधा। तो सुविधा का मतलब क्या, बड़े आराम है, बड़ा आराम है। और आगे क्या है, राहत, जब आराम है तो राहत और आराम मिल रहा है। और आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है नींद। नींद आगे क्या भाई साहब, हाँ आ तो गए पर अभी अभी क्या कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं ना, वो तो क्या कह दिया, आराम। आराम का मतलब नींद है, इसका मतलब हो गया। आगे कहा गया कि नीलकंठ, नीलकंठ कहते हैं मोर को भी, नीलकंठ भगवान शिव को भी कहते हैं। नीलकंठ विष अपने गले में धारण कर लिया, और नीलकंठ एक पक्षी भी होता है वो नीलकंठ। और सुरभि कहा जाता है गाय को, सुरभि कहते हैं पृथ्वी को, और वसंत ऋतु को कहते हैं सुरभि, और सुरभि कहा जाता है सुंदर को भी। बहुत सारे हो गए, मतलब है मेरे पास लगभग 100 शब्द ऐसे हैं, धीरे धीरे आपको सारे कराए जाएंगे। अभी कितने हो गए हैं, 2 4 6 8 शब्द हुए हैं। सारे 100 के 100 नहीं भी कराएंगे ना तो आपको 25 कराएंगे, और पूरा वादा करके कि 25 में से ही पूछा जाएगा। आगे मैं लेकर के आता हूँ, कुछ रचनाएं करा दें आपको आज। आगे मैंने थोड़ी सी रचनाएं लिखी हैं, देखिएगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे लिखा गया है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। इजी रचनाएं हैं सारी। और यूपी टेट वालों आप तो सुन लो, रट लो इनको सबको। आगे तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र जी की है ये रचना, मिश्र जी की है। आगे कहा गया है चंद्रावली नाटिका के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चंद्रावली नाटिका के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रक्षाबंधन के रचनाकार हैं हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। अपने अपने पिंजरे के रचनाकार हैं मोहनदास नेमिसराय, मोहनदास नेमिसराय जी हैं। और पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन, पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। अन्या से अनन्या के रचनाकार हैं प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या के रचनाकार हैं प्रभा खेतान। आपको दिए गए हैं 30 सेकंड, एक बार जरा रिवीजन कीजिएगा। रफ करते हैं, आपसे पूछते हैं, क्लास ऑफ करते हैं, जरा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार पढ़िएगा ध्यान के साथ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो सकता है नोटबुक बनाए हो तो नोटबुक में नोट कर लें आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।